हाय एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में संज्ञान और संवेग, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहें, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, साइकोलॉजी, जो भी आप समझना चाहें समझें। संज्ञान और संवेग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, देखिए संज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निशन और संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं इमोशन। बच्चे के संज्ञान को समझना, बच्चे के यानी स्टूडेंट के लर्नर के संवेग को समझना, इन चीजों को जानना और समझना एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए कोई भी टीचर का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था डिस्कस करेंगे, एजुकेशनल को हेल्पफुल कर सके, सहायता कर सके और आपकी जो एक तैयारी चल रही है शिक्षक बनने की, वहां पे आपका एक पथ प्रदर्शन और तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके। ओवरऑल इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज कॉग्निशन यानी संज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, संज्ञान क्या है। फिर ये समझेंगे कि देखिए मनोविज्ञान हो या शिक्षा मनोविज्ञान स्पेशली यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, इसमें जो कॉग्निशन यानी संज्ञान में काम करने वाले, संज्ञान पर्टिकुलरली टॉपिक में काम करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की हो या कि ब्रूनर साहब हो, इन्होंने संज्ञान को किस प्रकार से बताया है, किस प्रकार से समझाया है, इसी बातों को जानेंगे समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इमोशन यानी जो संवेग है वो क्या होता है। फिर जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक है, जो विभिन्न डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने संवेग को किस प्रकार से परिभाषित किया है, किस प्रकार से बताया है, समझाया है, इस कौन से सिद्धांत होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब बातों को सरलतम रूप में गहराई से जानने समझने का प्रयास करेंगे। फिर इमोशन जो संवेग होता है, इसके 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। जो इसका सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत हिस्सा होगा, फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक जो रिस्पांस होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसकी बात करेंगे, या व्यवहारात्मक या संप्रेषणकारी जो हमारा रिस्पांस होता है, प्रतिक्रिया होती है, जो हम अपने व्यवहार से प्रदर्शित करते हैं। इन चीजों की एक गहराई से समझना जानना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि देखें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निशन एंड इमोशन का टॉपिक दिया गया है, इसको एक अलग तरीके से एक पूरे शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को सामने रख के हम चीजों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को पूरा करना है तो आप टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लें और जो भी प्रीवियस क्लासेस यहाँ पे रखी गई हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से जानने समझने का प्रयास करें और कमेंट करें कि क्या चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं। हम आपको रिप्लाई भी देंगे, व्हाट्सएप नंबर से आपके साथ कम्युनिकेट भी करने का प्रयास करेंगे। बहुत चीजें हम आगे करने वाले हैं। अब देखिए समझते हैं व्हाट इज कॉग्निशन। व्हाट इज कॉग्निशन यानी एक बात होती है संज्ञान, है ना। एक मनोविज्ञान में हिंदी का शिक्षा मनोविज्ञान में हिंदी का शब्द है संज्ञान और एक बेसिक बात होती है ज्ञान। अब इन चीजों को समझे तो चीजें समझ में आएगी। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना है। आपको महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं के बारे में पता है, यानी एक व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ चीजें पता है, आपको नॉलेज है। स्वतंत्रता संग्राम भारत का किस प्रकार से लड़ा गया, कौन सी घटनाएं प्रारंभ में हुई, कौन सी घटनाएं बीच में हो गई, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बातें आपको पता है। यानी भारतीय इतिहास की घटनाओं का आपको ज्ञान है। कोई अपने जीवन की घटनाओं का ज्ञान होगा तो कुछ सूचना, इंफॉर्मेशन या नॉलेज, इसको हम ज्ञान कहते हैं। पर मनोविज्ञान में एक दूसरा टर्म है कॉग्निशन यानी संज्ञान। ये क्या होता है, इसको अब हम जानने समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें डेफिनेटली एकदम हेल्पफुल बनेगी हमारी तैयारी की दृष्टि। तो देखिए कॉग्निशन में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं संज्ञान में। पर यदि कॉग्निशन को एक बेसिक सरफेस लेवल में यानी सतही स्तर में यदि समझने का प्रयास करें तो संज्ञान क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इनके उदाहरण क्या है, इसको भी समझेंगे। पर यदि हम इटमोलॉजिकल मीनिंग लेके चलें या कि इसको शाब्दिक तरीके से जानने समझने का प्रयास करें तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग्निशन इज अ टर्म referring to the mental process involved in gaining knowledge and comprehension. Some of them may different cognitive process including thinking, knowing, remembering, judging and problem solving. इसको यदि हिंदी में सरलतम रूप में अपने सामने रखने का प्रयास करें तो संज्ञान किसको बोल सकते हैं, संज्ञान अनुभवों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने
वह अलग अलग विचारों को समझने की मानसिक क्रिया है या कि मानसिक प्रक्रिया है। यानी संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अपने अनुभवों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अलग अलग विचारों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मैंने एक बात हाईलाइट करने का प्रयास किया कि कॉग्निशन इज अ मेंटल प्रोसेस, यानी मानसिक प्रक्रिया है। कॉग्निशन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो यदि हम ये देखें कि मानसिक क्रियाएं कैसी होती हैं, जिसका एक स्वरूप होता है कॉग्निशन, तो मानसिक प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? तो मानसिक प्रक्रियाओं को यदि हम जाने तो जैसे विचार करना, चिंतन करा, किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति के बारे में गहराई से जानना समझना, उसके प्रो एंड कॉन्स यानी अच्छी बातें और बुरी बातें जानने समझने का प्रयास करना। इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। ठीक। फिर कल्पना करना, इमेजिनेशन आल्सो मेंटल प्रोसेस, यानी कल्पनाशीलता, यानी बहुत सारी चीजों को, यानी यदि खुद को एक केवीएस के टीचर या कि केवीएस के प्रिंसिपल के रूप में खुद की इमेज को कल्पना करना, ये कल्पनाशीलता। सूचनाओं को स्टोर करना, अपने जीवन के डिफरेंट अच्छे अनुभव, खट्टे मीठे, अच्छे बुरे अनुभवों से जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में स्टोर करना और जितनी भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जरूरत पड़ने पे उनको उपयोग करना आदि, ये सब चीजें मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक क्रिया का हिस्सा होता है, जिसका एक कंपोजिट यानी संयुक्त रूप हम संज्ञान कहते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी साइकोलॉजी को दृष्टिकोण में रख के थोड़ी सी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संज्ञान मानसिक प्रक्रिया जिसमें हमारा सोचना, कल्पनाशीलता, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब का एक संयुक्त रूप संज्ञान है, जिससे हमारे ज्ञान का, हमारी इंफॉर्मेशन का, हमारी सूचनाओं का एक निर्माण बनता है, एक कोश बनता है। उसको साइकोलॉजी में, उसको मनोविज्ञान में कॉग्निशन बोलते हैं। अब मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि कॉग्निशन को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद हम ये बताएंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम ये जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की एक जो विषय वस्तु है कॉग्निशन यानी संज्ञान, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन रिसर्च की है, बेहतरीन जानकारी प्राप्त की है और मानव जीवन का संज्ञान किस प्रकार से डेवलप होता है इसकी इन डिटेल, इन डेप्थ बात की है। अब मानव जीवन का क्यों? क्योंकि थोड़े से संज्ञान तो जानवरों में भी पैदा होता है। तो इसकी एक वजह यह है कि हम टीचर बनने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, और टीचर बनेंगे तो स्टूडेंट यानी बच्चों को पढ़ाएंगे, और क्योंकि बच्चे मानव जीवन है, मानव है, इसलिए हमें मानव जीवन के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करनी है, ठीक, जिसमें से प्रमुख एक नाम है पिगेट यानी पियाजे, इसको हिंदी में बोलते हैं जीन पियाजे, ये इनका फुल फॉर्म है, ठीक। तो जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कॉग्निशन, एक पर्टिकुलर शिक्षा मनोविज्ञान की एक विषय वस्तु यानी संज्ञान में एक बेहतरीन काम किया है और इन्होंने बताया है कि मानव जीवन में संज्ञान किस प्रकार से डेवलप होता है, इसकी इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, 4 चरण बताए हैं, जिसमें अलग अलग विशेषताओं के माध्यम से, 4 चरणों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को डिफाइन करने, समझाने, बताने का प्रयास किया है। इसमें यदि पहले टॉपिक की बात करें, पहले चरण की बात करें, तो इसमें आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको जन्म से 2 वर्ष की अवस्था बोलते हैं। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था में तक हो चलता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था तक चलता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 12 वर्ष से युवावस्था तक या कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब यदि बात करें पहले टॉपिक यानी सेंसरी मोटर स्टेज में, तो इसको सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहते हैं? तो देखिए, पहले एक सेंसरी वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए तो सेंसरी का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिया, सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रिया, और हर एक मानव जीवन में
ज्ञानेंद्रिय 5 पाई जाती है, जिसमें आंख जिससे हम देखते हैं, फिर नाक जिससे हम सूंघते हैं, घ्राण शक्ति का यूज करते, नाक जिससे हम सूंघते हैं, घ्राण शक्ति का यूज करते हैं। फिर आंख कान के बाद होता है जीभ जिससे हम टेस्ट पता करते हैं, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, किस प्रकार से है, जीभ का यूज करते हैं। आंख, नाक, फिर कान ईयर जिससे हम सुनते हैं विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, अच्छी बुरी ध्वनियां, अपनी भाषा का विकास करते हैं कान। फिर त्वचा 5वीं सेंस होती है, जिससे हमारी स्पर्श होता है, कौन सी चीज सॉफ्ट है, हार्ड है, ज्यादा हार्ड है, इसका ज्ञान हमें त्वचा से होता है। तो बेसिकली सेंसरी मोटर यानी होता है, सेंसरी मोटर का बेसिक मतलब है सेंसस से। अब इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहने की वजह यह है कि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों का जो चिंतन होता है वो देखने, सुनने, टहलने, स्पर्श करने या टेस्ट करने में निहित होता है। यानी इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो देख के, सूंघ के, जीभ के माध्यम से टेस्ट करके, कुछ चीजों को सुन के अपने भाषा का विकास करता है। त्वचा के माध्यम से स्पर्श करके कौन सी वस्तुएं सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, कौन सी हॉट हैं यानी गर्म है, ठंडी हैं, इन सब से अपने इन्वायरमेंट का, अपने पर्यावरण का जो नॉलेज है, जो संज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, ये सब डेवलप कर रहा होता है। इसलिए जीन पियाजे जी ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से इसको रखा है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, इसकी देखिए दूसरी विशेषता की यदि बात करें तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग का, यानी मानव जीवन का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। और ट्रांजिशन पीरियड कैसे बोलते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज के जो बीच का काल होता है उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। और एक स्टेज कौन, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग, एक बायोलॉजिकल मानव एक साइकोलॉजिकल कॉग्निशन को डेवलप कर रहा होता है। तो बेसिकली ये एक ट्रांजिशन समझा जाता है कि एक जैविक मनुष्य एक मानसिक योग्यताओं को विकसित करता हुआ पूरा साइकोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग के रूप में बन रहा होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। इस अवस्था की यदि तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें इस अवस्था में बेसिकली कुछ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस की सिचुएशन होती है। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इसका मतलब सकिंग करता है, स्टपिंग करता है, ग्रेसपिंग करता है, यानी बच्चे को कुछ दोगे तो उसको मुंह में डाल के उसके माध्यम से कुछ चीजें अपने मुंह के अंदर लेने की जो एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये इस अवस्था में देखी जाती है। बेसिकली उससे अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा धीरे धीरे करने का प्रयास करता है। इसी अवस्था में एक चीज डेवलप होती है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, यानी कोई बेबी है, कोई बच्चा है और उसके सामने आपने कोई खिलौना रखा, कोई एक खिलौना रखा, अब उसको आपने खिलौने को बोल दिया कि चिड़िया ले गई और आपने पीछे छिपा लिया। तो इस अवस्था के मतलब 21, 22, 23 ये 24 मंथ के आते आते बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस की मानसिक योग्यता डेवलप हो जाती है। यानी बच्चे को इस बात का पता चलता है कि चिड़िया कोई उड़ के नहीं ले गई, आपने उसको पीछे छिपाया, यानी उसको पीछे देखने का वो प्रयास करेगा। यानी उस ऑब्जेक्ट का परमानेंस यानी अस्तित्व अभी भी विद्यमान है, वो भले आंखों के सामने नहीं दिखाई देती। इसको जीन पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस के रूप में परिभाषित करने का, बताने का प्रयास किया है। इसके बाद की जो अवस्था है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहते हैं, ऑपरेशनल का मतलब होता है चलाना, ऑपरेट करना, ठीक है। तो इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक जो मानसिक क्रियाएं होती है, जो मेंटल एक्टिविटी होती है, मेंटल ऑपरेशन होते हैं, उनको ऑपरेट करने के योग्य बच्चा नहीं होता। यानी इस अवस्था में बच्चा बेहतरीन तर्क करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता
ये सब चीजें बच्चा इस स्टेज में नहीं कर सकता है। यानी मानसिक जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं उस वो ऑपरेशन इस स्टेज में बेहतरीन क्वालिटी के उत्तम स्तर के नहीं कर पाता। तो इसकी क्या विशेषताएं होती है, यदि उन चीजों में यदि हम गौर करने का प्रयास करें। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता देखिए ये होती है कि यहाँ पे जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, वो इस प्रकार की वस्तुओं के विषय में होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। यानी भौतिक चीजें कुछ दिख रही है, मोबाइल दिख रहा है, वो उसको जानेगा समझेगा, ठीक है। पर मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एंड्रॉयड ओएस होता है या कि आईओएस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार के एप्लीकेशन बिल्डअप किए जाते हैं, इन सब चीजों के विषय में शायद बच्चा नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। वो यदि कोई छोटा सा गेम खेल रहा तो वो समझता है कि इस मोबाइल से गेम खेला जा सकता है, उसकी किस प्रकार से कोडिंग की गई है, कौन से डेवलपर्स होंगे, इन सब चीजों की जानकारी, यानी जिनका बेसिकली भौतिक अस्तित्व नहीं है, उन सब चीजों की, अमूर्त चीजों के विषय में ये जान समझने की योग्यता इस स्टेज में नहीं होती है। दूसरी यदि बातें करें, यदि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें, इस अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म की बातें आती है। ईगोसेंट्रिज्म, अब ईगोसेंट्रिज्म क्या होती है? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी विचार, किसी भी विषय या वस्तु के बारे में एक से ज्यादा डायमेंशन को ना सोच पाना, ना जान पाना, ईगोसेंट्रिज्म है। यदि बच्चे को लगता है कि उसके घर में जो नाली एक बह रही है, एक छोटी सी नाली बह रही है, यही नदी है, तो उसको ये नहीं लगेगा कि नदी के और भी बृहत स्वरूप हो सकते हैं, ये एक छोटी सी नाली है, इसको हम नदी नहीं बोल सकते। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि बच्चा जिस प्रकार से सोचता है, किसी वस्तु, विषय या घटना के बारे में जो उसका व्यक्तिगत परसेप्शन होता है, उसको लग रहा होता है कि ऐसा ही सारी दुनिया ही इसके बारे में ऐसा सोचती है, क्योंकि मानसिक योग्यता सीमित होती है, उसको ऐसा लगता है कि यही एक दृष्टिकोण हो सकता है इस व्यक्ति, वस्तु या घटना को जानने समझने का। तो इस प्रकार से वो ईगोसेंट्रिक होता है, वो अपनी जानकारी, अपनी अवधारणाओं तक सेंटर्ड होता है, यानी सीमित होता है, उसके आगे जाने की मानसिक योग्यताओं का उसके जीवन में अभाव पाया जाता है। दूसरी यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है किसी भी जड़, चेतन, जीव और निर्जीव में फर्क ना कर पाना। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो थोड़ी और भी कॉम्प्लेक्स लग रहा। देखिए, कोई चीज जड़ है यानी पत्थर, चेतन उसमें जीवन है, पर वो चलायमान है कि नहीं। मानव जीवन और पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, किसमें जीवन है और किसमें जीवन नहीं है, इसका फर्क बच्चे को इस स्टेज में नहीं पता चलता। मसलन यदि इसका एक उदाहरण लेंगे तो हम मल्टीपल टाइम्स देखते हैं कि ये बच्चे के सर में कोई दरवाजा लग जाता है या कि कुछ वस्तु लग जाती है, तो बच्चा उसको थप्पड़ से मार रहा होता है। यानी उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये निर्जीव है और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप थप्पड़ मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो, पर बच्चे को ये लगता है कि जिस प्रकार से मेरा सर टकराने से मुझे कष्ट हुआ है, यदि मैं 2 थप्पड़ लगा देता हूं तो उसको भी उसी प्रकार की कष्ट की अनुभूति होगी। इसको बेसिकली मनोविज्ञान में एनिमिज्म की कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो ये बातें हुई प्री ऑपरेशनल स्टेज की। अब यदि नेक्स्ट स्टेज बोले तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और इसकी अवधि 7 वर्ष से 11 वर्ष की होती है। इसकी यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस अवधि में बच्चा जोड़, घटाने यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना बच्चा सीख जाता है। इसमें जो ठोस वस्तुएं होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी भौतिक रूप में, मूर्त रूप में, जैसे कि आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपके बुक्स, आपके नोट्स, जिनका भौतिक अस्तित्व है, इनको यदि डिफरेंट अलग अलग पेन रख देंगे और इरेजर रख देंगे और शार्पनर रख देंगे और बोलेंगे एक जैसी चीजों को अलग करो, तो इन चीजों को अलग कर पाएगा। पर यदि आप बात करें कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में क्या अंतर होता है, जिनकी भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इस अवस्था में मानसिक यानी कॉग्निशन, जो मानसिक योग्यता है, उस स्तर तक डेवलप नहीं हो पाती कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि लोकतंत्र और
राजतंत्र, इसमें इनकी अवधारणाएं बता पाना, इनमें फर्क बता पाना, तो इन सब चीजों की जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर सकता, और जिनका भौतिक अस्तित्व है उनके बारे में आसानी से बता सकता है, उनके आसानी से उनका वर्गीकरण भी कर सकता है इस अवस्था में। इस अवस्था की एक विशेषता और भी है कि जो लॉजिकल है, जो तर्क लगाना है, जो लॉजिक का यूज करना है, ये स्टार्ट तो हो जाता है, पर लॉजिक जो है उसकी सीमाएं होती है कि ये फिजिकल, जो कि भौतिक अस्तित्व जिनका है, उसमें सही गलत, उनमें लॉजिक छोटा बड़ा करने की योग्यता होता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, यानी जो जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये सब चीजें अमूर्त विषयों में चिंतन करना, तर्क करना, ये सब चीजें थोड़े सा नहीं हो पाती। इसके बाद जीन पियाजे जी ने लास्ट स्टेज रखी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक चलती है। तो जाहिर सी बात है, ये मानव जीवन की एक ऐसी संज्ञानात्मक अवस्था है जो परिपक्वता को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो तर्क करना है वो मजबूत हो जाता है, इसमें कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन की प्रक्रिया बेहतरीन हो जाती है। इसमें जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो अमूर्त चिंतन, यानी जो जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, उनके विषय में डेमोक्रेसी, रिलीजन, है ना, कंट्री, कॉन्टिनेंट, जियोपॉलिटिक्स, ऐसे विषयों में बच्चा अपनी थिंकिंग को, अपने लॉजिक को अप्लाई करना, उनके अनुसार कंक्लूजन निकालना, इन सब चीजों की योग्यता आ जाती है। यानी जीन पियाजे ने एक बेसिक ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से कॉग्निशन एक स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होता है, इनकी बातें जीन पियाजे जी ने की है। इसके बाद यदि बात करें रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की की, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो रूस के एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बच्चे के संज्ञान के विकास में समाज और भाषा इन सब चीजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बहुत सारी, जैसे कि स्कैफोल्डिंग, जेडपीटी, एमकेओ, बहुत सारी जो मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी को यूज किया है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे वो जीन पियाजे हों, चाहे लेव वाइगोत्स्की हों, इनकी जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है वो अपने चैनल टेट एजुकेटर में ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां से जाके आप इन डिटेल, इन डीप यहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। पर यहाँ पे यदि इन शॉर्ट यदि हमें जानना समझना हो, तो लेव वाइगोत्स्की ने किसी भी बच्चे के, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा, जो संज्ञान का डेवलपमेंट होगा, उसमें उसके समाज, उसकी संस्कृति और उसके भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब देखिए, दो तीन चीजें हैं जो क्लियर करनी जरूरी है कि समाज मतलब क्या, किसी भी बच्चे का समाज मतलब क्या। समाज में उसके देखिए पेरेंट्स यानी मदर और फादर आएंगे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, उसका नेबर आएगा, उसके जो फ्रेंड्स हैं आसपास के वो भी आएंगे, उसका स्कूल भी आएगा, उसके टीचर्स भी आएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आएगा, उसके नेबरहुड में रहने वाले अंकल आंटी आएंगी, जिस सोसाइटी विलेज में रहता है वो भी उसका हिस्सा होगा, जिस रिलीजन, जिस कंट्री को फॉलो कर रहा होगा, वहाँ की पॉलिसीज, वहाँ की संस्कृति, उसका भोजन, ये सब कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति का हिस्सा होता है। तो जब इन समाज में, इन संस्कृति में एक बच्चा, इमेजिन करिए कि कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से यानी मम्मी से पूछ रहा है, बहुत सारी बातें पापा से पूछ रहा है, स्कूल जाता है तो अपने फ्रेंड से डिफरेंट कन्वर्सेशन कर रहा है, और बहुत सारी जो क्यूरियोसिटी यानी बहुत सारी जो जिज्ञासा होती है अपने टीचर्स के सामने रख रहा है, और अपने एक्सपीरियंस को डेवलप कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन, कॉग्निशन, नॉलेज को डेवलप कर रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि समाज और संस्कृति का किसी भी बच्चे के कॉग्निशन को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक शब्द का उपयोग किया है, स्कैफोल्डिंग। वैसे तो इसको मैंने कवर अप किया है, पर यहाँ पे बता देते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हिंदी में, आप ये समझ लीजिए कि टेम्परेरी हेल्प, यानी कुछ क्षणिक सहायता, कुछ समय की सहायता। इसको स्टेजेस से समझेंगे तो चीजें और भी क्लियर होगी।
1, 2 और 3। अब इमेजिन करिए कि फर्स्ट स्टेज थी जब हम आपने की जब साइकिल चलाना सीखा था, तो पहला स्टेज ऐसा था कि हम बिल्कुल इसको फिजिकली अपने से भी मूव नहीं कर सकते थे, उसको हम पैदल चल रहे होते, उसको बैलेंस करने में कई बार गिरती थी। दूसरा एक स्टेज आई कि हमारे चाहे मम्मी हो और पापा हो और नेवर के कोई फ्रेंड रहे हों या कि कोई अंकल रहे हों, उन्होंने कैसे किया, हमें उसमें बैठा के थोड़ी देर तक बैलेंस बनाते और जितना दूर तक हम बिना उनके सहायता से चल सकते चलते, जहां हम गिरने वाले होते वो हमें पकड़ लेते। ये लगभग 1 महीने चला होगा, किसी का 1.5 महीने चला होगा। ये एक व्यक्तिगत इसमें डिफरेंसेस होंगे, इंडिविजुअल के अपने पर्सनल डिफरेंसेस हो गए, तो 1 महीने या कि 2 महीने ऐसा चला। और तीसरी स्टेज आएगी कि ना हमें किसी की जरूरत होगी, हम बिल्कुल जाएंगे दौड़ते हुए, बस बैठ जाएंगे और चलाएंगे। तो ये जो दूसरी स्टेज थी, कुछ क्षणिक कुछ समय की जो सहायता होगी, इसको लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग बोली है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको यदि हम एज ए टीचर के प्रोफेशन से अप्लाई करें तो बच्चे बहुत सारी चीजें जानते हैं और उनका जो पूर्व ज्ञान होता है वो एक लिंक का काम करता है नए ज्ञान को बनाने में। अब नया ज्ञान अपने से खुद बच्चा नहीं सीख पाता, पर जब एक टीचर टेम्परेरी एक क्षणिक हेल्प करता है, कुछ समय की हेल्प करता है, तो बच्चे उसको सीख जाते हैं, जिसको साइकोलॉजी में या कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्कैफ फोल्डिंग बोला जाता है। दूसरा, इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेडपीडी की बात की है। इसमें बात की है कि कोई भी स्कैफ फोल्डिंग की कौन देगा, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन, MCP मोर, MKP मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी जिसको साइकिल आता है या कि जिसको साइकिल सिखाना आता है वो स्कैफ फोल्डिंग दे देगा, यानी वो एक टेम्परेरी हेल्प दे देगा। फिर इन्होंने बात की है जेडपीडी की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इन्होंने 3 सर्कल बताए हैं, यानी एक सर्कल मान लीजिए कि ए है, इसमें बोले हैं कि कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे में इनबिल्ड एबिलिटी होती है, बच्चे में खुद से आंतरिक क्षमताएं होती है कि ऐसी बातें जान सकता है, समझ सकता है, पर बहुत। और दूसरा सर्कल को इन्होंने जेडपीडी का नाम दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले तीसरे सर्कल की बात कर लेता हूं। इसमें इन्होंने बात बताया है कि लर्नर कैन नॉट डू, यानी जो लर्नर है वो अपने से खुद से बिल्कुल सीख ही नहीं सकता। इसके बीच का जो रास्ता होगा, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला है, यानी कुछ चीजें जो बच्चा सीख नहीं पा रहा, पर यदि टीचर, पेरेंट्स या कि कोई नेबर, कोई भी यदि उसको टेम्परेरी हेल्प यानी स्कैफ फोल्डिंग दे दे तो उनकी सहायता से बच्चा सीख लेता है। इसी को लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफ फोल्डिंग बोली है। फिर सोशल इंटरेक्शन को किसी के कॉग्निशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान माना है। सोशल इंटरेक्शन मतलब क्या, जो अब वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करता है, स्कूल में जाता है टीचर से बात करता है, अपने पीयर स्टूडेंट से, ग्रुप जो उसके साथ बच्चे होते हैं उनसे बात करता है, सीनियर से बात करता है, जूनियर से बात करता है। यदि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, टेम्पल में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं जाता है, चाहे वो नमाज अदा कर रहा हो, चाहे वो टेम्पल में जाके प्रेयर कर रहा हो, वहां पे बहुत सारी बातें सीखता है। बेसिकली लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो चाहे वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो या कि कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो, उसमें समाज, संस्कृति और भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बाद बात करें जो थर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निशन में एक बेहतरीन काम किया है, उनका नाम है ब्रूनर। और ब्रूनर साहब की जो स्टडी थी कॉग्निशन को जानने समझने की, वो 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द हमेशा रही है। और प्रश्न वो ये हैं कि हाउ चाइल्ड एक्सप्रेस दियर एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चे अपने अनुभवों को किसी घटना या कि परिस्थिति में जो वो अनुभव करता है, एक छोटा सा बच्चा किसी भी सिचुएशन या कि किसी भी घटना में जो बच्चा अपना अनुभव करता है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट ही हो गया। दूसरा, हाउ कॉग्निटिव प्रोसेस हैपन इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है यानी संज्ञानात्मक क्रिया होती है वो किस प्रकार से घटित होती है। ये 2 क्वेश्चन के अंदर कॉग्निशन की जो स्टडी थी वो ब्रूनर साहब की थी।
इसको बेसिकली इन्होंने स्टेजेस के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, इसका उत्तर भी दिया है। इन्होंने फर्स्ट इनएक्टिविटी की बात की है, फिर आइकॉनिक की बात की है, और फिर तीसरा सिंबॉलिक की बात की है। इनएक्टिविटी का इन्होंने टाइम पीरियड 0 से 18 मंथ बताया है, और इन्होंने ये बताया है कि छोटा बच्चा 18 मंथ तक बच्चा यदि अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस यदि प्रदर्शित करना हो, यदि बच्चा भूखा हो, उसके अंदर डेराइव हंगर हो, तो वो क्या होगा, यदि दूध का बॉटल देखा, दूध का कोई बॉटल देखा तो उसको झपटने का, पकड़ने का, या कि उसकी तरफ झुकने का प्रयास करेगा। यानी एक्टिविटी के माध्यम से अपनी बात को, अपनी समस्या को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये सब समय कब तक चलता है, 0 से 18 मंथ तक चलता है। इसके बाद आइकॉनिक स्टेज की बात की है, ये 18 से 24 मंथ तक चलती है, और इसमें छोटी छोटी टूटी फूटी भाषा की, और आइकॉन्स मतलब कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करना, ऐसे सिंबल्स को डेवलप करना, ताकि अपनी बातों को बच्चों के सामने, अपने नेक्स्ट किसी भी इंडिविजुअल पेरेंट्स, नेबर्स के सामने रखने का, बताने का प्रयास करता है। इसके बाद ये थर्ड स्टेज बताया सिंबॉलिक, और सिंबॉलिक में बेसिकली लैंग्वेज की बात की है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष के बाद लगभग बच्चों की भाषा का डेवलपमेंट एक स्पीड प्राप्त कर लेता है, एक स्पीड यानी रैपिड स्पीड से चलता है। तो वहाँ पे सिंबॉलिक का मतलब होता है भाषा का डेवलपमेंट हो जाता है, और अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपना एक्सपीरियंस है, वो भाषा के माध्यम से, सिंबल्स एक्चुअली क्या है, भाषा का ही हिस्सा है, तो सिंबल्स के माध्यम से यानी भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस थी ब्रूनर साहब की, जो ह्यूमन बीइंग के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा इन्होंने बताया है। अब इसके बाद यदि बात करें इमोशंस की, है ना, हमने कॉग्निशन तो जान लिया, कॉग्निशन तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इमोशन एक्चुअली, यानी संवेग क्या है, संवेग क्या है। ठीक, अब देखिए हिंदी में भी और अंग्रेजी के भी शब्द में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोशन का मतलब होता है गतिमान, चलायमान, जो स्थिर ना हो, जो चलायमान हो। संवेग यानी वेग के साथ, जो वेगवान हो, यानी गतिवान, स्पीड, जहां ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ चीजें स्थिर ना हो। तो यदि मैं अपना दृष्टिकोण थोड़ी सा इमोशन में यदि रखने का प्रयास करूं, तो किसी भी मानव ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी मन स्थिति है जिसमें भाव जो होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो सकारात्मक या पॉजिटिव, नकारात्मक या नेगेटिव हो सकते हैं, जिसमें भावों का प्रवाह इतना तेज होता है, इतना तीव्र होता है कि जो कुछ सकारात्मक या नकारात्मक करने के लिए उकसा रहा होता है, उस मन स्थिति को हम संवेग का रूप धारण कर सकते हैं, या कि संवेग के रूप से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे यदि प्योर साइकोलॉजी यानी प्योर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इमोशन को जानने समझने का यदि हम प्रयास करें, तो हम इस प्रकार से मनोविज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं कि इमोशंस आर रिएक्शन दैट ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू इवेंट और सिचुएशन। यानी किसी इवेंट यानी होता है घटना, ठीक है ना, किसी घटना या सिचुएशन, किसी परिस्थिति में ह्यूमन बीइंग, कोई भी मानव किसी घटना या की परिस्थिति में जैसा अनुभव करता है, और देखो किसी, आप इमेजिन करिए अपनी अच्छी या कि कोई इवेंट, कोई अच्छा या कि बुरा इवेंट, या कि कोई अच्छी या कि बुरी सिचुएशन, उस इवेंट या सिचुएशन में जैसा आपने अनुभव किया, जैसे आपकी अनुभूति हुई, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। जिस प्रकार से आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको मनोवैज्ञानिक इमोशंस का नाम देते हैं। यदि आपका इवेंट या की सिचुएशन सुखद होगा तो आप शायद खिलखिला के हंस उठे होंगे, यदि दुखद होगा तो शायद एम्बरेसमेंट की फीलिंग आई हो, या कि आपको क्रोध आया हो। तो डिपेंडिंग ऑन इवेंट और सिचुएशन, जो हमारा अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं, और इसी रिस्पॉन्स को मनोवैज्ञानिक इमोशंस का नाम दे देते हैं। अब जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि इमोशन को जानने समझने के बाद जो पर्टिकुलरली कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं,
जिन्होंने पर्टिकुलरली काम किया है शिक्षा मनोविज्ञान के इमोशन टॉपिक के ही ऊपर। उसमें से जो डिस्कवरी ऑफ साइकोलॉजी के जो ऑथर हैं, जो लेखक है, डॉन हकनबरे, और एक इनके और भी कलीग थे। इन्होंने इमोशन को इस प्रकार से बताने, समझाने, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि एन इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेज, यानी संवेग जो है एक जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें तीन अभिन्न तत्व जुड़े होते हैं। और तीन अभिन्न तत्वों की यदि बात की तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यहाँ सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिगत अनुभव, दूसरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और तीसरा बिहेवियरल रिस्पॉन्स, यानी व्यक्तिगत अनुभव और शारीरिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तीन तत्व यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव, और दूसरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी मनोशारीरिक जो प्रतिक्रिया होती है, और बिहेवियर यार एक्सप्रेसिव, जो हमारे व्यवहार में एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये की प्रतिक्रिया देते हैं। तीन प्रकार के तत्व किसी भी इमोशंस में छिपे होते हैं, और इनको वन बाय वन करके समझना जानना यदि हम चाहे तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि एक्सपीरियंसिंग इमोशन कैन बी हाईली सब्जेक्टिव, यानी संवेगों का जो हमारा अनुभव होता है वो हाईली सब्जेक्टिव होता है। जैसे क्रोध, एक किसी पर्टिकुलर इवेंट, यदि वहां पे तीन व्यक्ति होंगे तो तीनों व्यक्ति भले ही क्रोधित हो, गुस्से में हो, पर इनका डिग्री ऑफ एंगर अलग अलग डेफिनेटली होगा। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का उससे भी हो सकता है कि ज्यादा हो। योर ओन एक्सपीरियंस माइट बी रेंज ऑफ माइल्ड, यानी यदि क्रोध भी है तो एक ही स्थिति में यदि अलग 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 होता है। इसका यदि दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो देखिए क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जाता है, जो सुना जाता है, और कई बार ही देखे। यदि मैं एक एग्जाम्पल लूं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यदि एक उदाहरण लें, यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बारी मैच चल रहा था तो देखिए दो टीम ही थी, प्ले कर रही थी, खेल रही थी, और अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं वो आए हुए थे, वो अलग अलग व्यक्ति यहाँ पे आए हुए थे। ठीक, अब गेम चल रहा है तो इसमें से क्या हुआ कि यदि पाकिस्तान की टीम उस क्रिकेट मैच को जीत गई तो एक ही इवेंट हुआ। अब जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स रहे होंगे तो उनमें खुशी की जो डिग्री है वो डेफिनेटली अलग अलग रही होगी। सेम जो अफगानिस्तान के जो फॉलोअर्स रहे होंगे उनका जो गुस्सा है वो भी अलग अलग हुआ होगा। इसमें हो सकता है कि यदि उदाहरण के लिए 5 अफगानिस्तानी फैन हैं तो शायद उसमें से 2 लोगों ने ही मारपीट की प्रक्रियाएं चालू की होगी। तो एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों का जो इमोशन का अनुभव है वो अलग अलग होता है। इसलिए इमोशन को बोलते हैं, यानी संवेग को बोलते हैं, ये हाईली सब्जेक्टिव होता है, यानी अत्यधिक व्यक्तिगत होता है। और दूसरा यदि बोले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि देखिए ह्यूमन बीइंग में कुछ इनबिल्ड रिएक्शन होते हैं, यानी हम अब सीधी रास्ता से जा रहे हैं, 2-3 लोग, अचानक से यहाँ पे एक सांप दिखे तो हमारे हार्ट बीट, जो हार्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, शायद पसीने आ जाए, और बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी के कुछ कहे हम यदि यहाँ पे हैं तो अचानक से यहाँ पे कूद के भागने लगेंगे पीछे की ओर। ये क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल हमारे रिस्पॉन्स है। इसके लिए हमें किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी। इसका दूसरा उदाहरण दें, यदि हम में से किसी ने कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस की हो कि हमें पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, पर अचानक ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो गई कि हमें लोगों के सामने बोलना है, अब हमारे पसीने आ रहे हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं, हमने उस टॉपिक में 15 बातें याद की, अभी 5 भी नहीं याद आ रही, और सीक्वेंस है तो बिगड़ गया। ये क्या हुआ? इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। हम जब अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हम जब हमें आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संवेग का हिस्सा होते हैं। इसके बाद बात करें यदि, तो बिहेवियरल एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स, यानी जो हम अपने व्यवहार से एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने व्यवहार के माध्यम से जो एक्सप्रेस करते हैं उसको बिहेवियरल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो एक ही परिवार में
एक ही परिवार में अलग अलग यदि 3-4 मेंबर हैं तो किसी को बोलेंगे कि इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी को बोलेंगे शायद कि ये बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी है। समाज में हम देखते हैं क्यों, क्योंकि उनके व्यवहार में एक ही परिस्थिति में जो उनका रिस्पॉन्स होता है उस परिस्थिति को, उस घटना को देखने का, समझने का और उनके बाद उसको एक्सपीरियंस करके अपना एक्सप्रेशन देने का, अपना रिस्पॉन्स रिएक्शन देने का तरीका अलग अलग होता है, संवेग अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं, किसी को बोलते हैं बहुत गुस्सैल टाइप का आदमी है, किसी को बोलते हैं बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का आदमी है, किसी को बोलते हैं हाँ ठीक है बैलेंस टाइप पर्सनैलिटी है, जरूरत हुई तो गुस्सा करता है, नहीं ज्यादा चीजों को इग्नोर करता है। तो हम अपने व्यवहार के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। जब डिफरेंट इमोशंस के थ्रू अपने डिफरेंट रिएक्शन दे रहे होते हैं, उसको व्यवहारात्मक प्रदर्शन या कि व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया बोलते हैं। देखिए अब यदि बात करें, बहुत सारी सिद्धांत भी हैं क्योंकि संवेग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो इसमें बहुत सारी थियरी हैं। हो सकता है कि बहुत सारी सिद्धांतों को मैं कभी एक साथ लाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूं, पर यदि यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने बात क्या बोली है कि जो इमोशंस होते हैं वो एडेप्टिव होते हैं। इन इवोल्यूशन के पीरियड में, यानी ह्यूमन बीइंग के एक विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान जो संवेग हुए हैं ये एक्वायर किए हुए हैं, इन्होंने ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट किया है। इन्होंने उदाहरण दिया जैसे लव यानी प्रेम, इन्होंने ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन की एक जो प्रवृत्ति है उसको अग्रसर किया, जिससे मानव जीवन है कि अन्य स्पीसीज भी उनकी संख्या बढ़ती गई। इसके बाद इन्होंने फियर की यदि बात की है तो फियर को भी हमने अडॉप्ट किया है। फियर की वजह से यानी डर की वजह से हम ज्यादा सुरक्षित हुए हैं, डर फियर की वजह से ज्यादा सुरक्षित हुए हैं। कोई हार्मफुल एनिमल यदि आए तो हम उससे डरे हैं, अपने को खुद को बचाने का, खुद को वहां से दूर रखने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं जो डार्विन जैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इमोशन को एडॉप्टिव बताया है कि विकासात्मक प्रक्रिया में ह्यूमन बीइंग ने इसको एडॉप्ट किया है। इसके बाद यदि दूसरी थ्योरी की बात करें तो जेम्स लैंग की थ्योरी है, इन्होंने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया है किसी भी इमोशन के लिए। इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, हमारा फिजिकल जो रिस्पॉन्स होता है वो हर एक संवेग के लिए उत्तरदायी होता है। यदि अचानक सांप आता है और हमें वहां पे हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आ जाते हैं और डर के हम पीछे की ओर भागने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, वो हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये बताता है कि उस परिस्थिति में आप वहां से डर गए हो। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स किसी भी संवेग को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। यदि इसके बाद बात करें तो हम एक बात करते हैं इमोशन, दूसरा बात करते हैं फीलिंग और तीसरा बात करते हैं मूड। अब देखिए ये चीजें एक हैं ऐसा नहीं है, यदि एक ही होती तो अलग अलग शब्द ही क्यों होते। पहली बात तो ये, तो आप जानने का प्रयास करिए यदि कि इमोशन क्या है। यानी संवेग एक मनोस्थिति है जिसकी एक यानी डिफाइन एक जरूर वजह होती है। यदि गुस्सा हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, इन सब इमोशंस का कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलरली एक रीजन होता है, कोई एक वजह जरूर होती है और वो प्रदर्शित होती है। पर यदि फीलिंग्स की बात करें तो एक ही इमोशन में अलग अलग फीलिंग होगी। यदि इसको कैसे समझें, इसको कैसे जानें तो चीजें समझ में आएंगी। मैं बोलता हूं कि इमोशन के लिए कोई एक डेफिनेट वजह होगी। यदि कोई हमें बदतमीजी से बात करेगा तभी हमें गुस्सा आएगा, यानी बदतमीजी से बात करना एक वजह है हमारे गुस्सा आने की। पर यदि इमोशन आर रिएक्शन ऑफ स्टिमुली, यानी कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, ये उसका स्टिमुली है, ये उत्प्रेरक है जो हमें प्रेरित करता है गुस्सा करने के लिए। ठीक है, इमोशन आर रिएक्शन टू स्टिमुली बट फीलिंग आर व्हाट वी एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ इमोशन। हम जो हमारा फीलिंग्स होती है, जो हमारी अनुभूतियां होती हैं, जिस प्रकार के इमोशन में हम जैसा अनुभव कर लेते हैं, उसका एक परिणाम होता है हमारी फीलिंग।
और ये इमोशन से अलग होती हैं। इसको उदाहरण से बताऊंगा तो चीजें और क्लियर होगी। देखिए, मान लीजिए एक दोस्त है बी और दूसरा दोस्त है डी। अब दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल इशू में डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिबेट करते करते अचानक क्या होता है कि चलते हैं कोई रास्ते में और इनका डिबेट में इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और एक बिंदु में नहीं हो पाता है और गुस्सा होकर अलग अलग बोलते हैं, यार तुझसे बात ही करनी बेकार है, मैं तो चला देख, ठीक। तो या इस पॉइंट में इन दोनों के बीच में जो मेन इमोशन है वो एंगर है, ठीक, एक गुस्सा है। पर इसकी फीलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, यानी बी की फीलिंग अलग होगी और सी की फीलिंग होगी। हो सकता है बी जो इंडिविजुअल है इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो कि जो डी मेरा फ्रेंड है मेरी तो बिल्कुल बात ही नहीं सुनता, मतलब अपनी बात तो सुनेगा तो मैं चुप रहूंगा और जब मैं बोलता हूं तो बीच बीच टोकता है, बोलता है। तो इसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या होगी? उसकी बात का ना सुनना। इसकी फीलिंग्स क्या है? उसकी बात नहीं सुनी जा रही। और डी को हो सकता है इस बात की फीलिंग हो, उससे जलन हो सकता है उसको ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी। क्यों? क्योंकि इसको इस बात का मलाल है कि जो बी इंडिविजुअल है वो किसी भी टॉपिक में कितना बेहतरीन जानता है, इसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और इसकी जो लॉजिक है वो कितने मजबूत होते हैं। तो जो इमोशन होता है वो फीलिंग से अलग होता है और इन दोनों चीजों से मूड अलग होता है। देखिए, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? इमोशन होता है, इसका निश्चित टाइम पीरियड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल 2 वर्षों तक गुस्सा होगा। कुछ समय के लिए जो भावों का प्रवाह है बहुत फास्ट होगा, उसके बाद कुछ पॉजिटिव या निगेटिव एक्टिविटी इंडिविजुअल करेगा और उस इमोशन से वो बैक हो जाएगा। फीलिंग्स बताया है कि एक ही इमोशन में अलग अलग फीलिंग होती है, पर मूड क्या होता है? देखिए, मूड क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। यानी कभी कभी हमें लगता है ना कि हम बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है, पर हमें पढ़ने का मन कर रहा है, हमें ज्यादा मेहनत करने का मन कर रहा है, हम फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, टेम्पल यानी मंदिर मस्जिद भी जा रहे हैं, अच्छे से बात भी कर रहे हैं। और एक ऐसा भी वीक निकल जाता है कि हमें बिल्कुल लो मूड फील करते हैं, यानी कुछ करने का मन नहीं करता, खाने का भी मन नहीं करता, मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता, किसी से बातें करने का मन नहीं करता। कोई वजह नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर लो मूड फील करता है। तो ये एक ड्यूरेशन होती है, ये बेसिकली इमोशन और फीलिंग से अलग होता है। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजी बोलते हैं कि यदि लंबे समय तक हमेशा आप लो मूड फील करते हैं तो आपको किसी बेहतरीन साइकेट्रिस्ट से मिलके अब आपको चेकअप कराना चाहिए। आपकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ को रेमेडीज की जरूरत है, थोड़ी सी एक प्रोफेशनल से सलाह लेने की जरूरत है। ऐसा हम कर लेते हैं तो बिल्कुल इस स्थिति से रिकवर करके हम अपनी मेंटल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो साइकोलॉजी की ये सब बातें हुई, हमने समझा कि भाई कॉग्निशन क्या है, हमने समझा कि भाई इमोशन क्या है। ये सब बातें यदि अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई हो और यदि आपको क्लासेस समझ में आई, अच्छी लगी हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये क्लासेस आपको यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर दें, कुछ अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस टेट एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।